Hello students, welcome to my channel. I am here with the important topic which is the indirect methods to calculate large distances. As you know, in our previous video we have already discussed the first method, which is the trigonometric method to calculate the large distances, or that is the first one, indirect method. Okay. Then next, second method to calculate the large distances, indirect method, that is the parallax method. Parallax method, it is also very important method and is used to calculate the very large distances, like the distance of any star, any planet from the surface of earth and so on. तो इस तरह के लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड यूज करते हैं। तो पैरालैक्स मेथड को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज पैरालैक्स। तो पैरालैक्स क्या है, पहले इसे समझते हैं। व्हाट इज पैरालैक्स? पैरालैक्स क्या है? पैरालैक्स क्या है कि इसके लिए हम एक एग्जांपल से चलते हैं कि हमने सपोज कर लो एक पेन लिया। इस पेन को हमने अपनी सब पहले लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखा, देन इसकी पोजीशन को स्विच किए बिना अपनी राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखा। मैंने एक पेन लिया, अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट से देखा, देन इसकी पोजीशन को चेंज किए बिना, देन फिर मैंने इसको राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखा। देन अब क्या देखते हो कि इसकी जो पोजीशन है इसमें आपको एक शिफ्ट नजर आती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप इसकी पोजीशन को क्या नोटिस करोगे कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप जो भी ले रहे हो, that seems to change with respect to surrounding। तो आपने सपोज कर लो कि उस पेन के पीछे कोई वॉल है, कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है, आपने उसे फोकस किया, तो आप क्या देखते हो कि आपको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपनी लेफ्ट आई से देखने पे, देन उसके बाद राइट आई से देखने पे आपको अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसकी पोजीशन में कुछ चेंज नजर आएगा। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। दिस चेंज और दिस डिस्टेंस that is known as, or this fact is known as parallax। ओके, तो ये जो हमारा फैक्ट है इसे हम पैरालैक्स कहते हैं। और जो डिस्टेंस आएगा, सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता रही हूँ, ये हमारी क्या है, लेफ्ट आई है, ये हमारी क्या है, राइट आई है, और यहाँ एक हमने एक पेन पकड़ा है, हमने इसको फोकस किया। ओके, तो अब क्या देखते हो कि जब आप इसको लेफ्ट आई से देखोगे, ठीक है, देन आप इसको राइट आई से देखोगे, आप क्या देखते हो कि इसकी आपको पोजीशन जो है वो शिफ्ट हुई नजर आती है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, लेफ्ट आई और राइट आई का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बेसिस। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज बेसिस। ओके, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज बेसिस हेयर। यू कैन राइट इट एज द डिस्टेंस बिटवीन, basis है क्या, that is the distance between the 2 points of observation is called basis। तो देखते हैं कि हम इस मेथड को कैसे यूज करते हैं जो लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए। इसके लिए सपोज कर लो कि मेरे पास कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, लेट्स से देयर इज एनी प्लैनेट P which is far away from Earth, from surface of Earth। तो मुझे करना क्या है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हमने सपोज कर लो कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि प्लैनेट जो है दैट इज वेरी फार अवे। तो हम अपना ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर रखें तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपको इस प्लैनेट की जो शिफ्ट है वो बहुत ही कम नजर आएगी, क्योंकि प्लैनेट क्या है, फार अवे है, प्लैनेट है, स्टार है, ठीक है जी, तो ये क्या है, ये फार अवे है। तो इसके लिए कि हम इसको क्लियरली मेजर कर सकें, तो मैंने क्या किया, मैंने अर्थ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, लेट इट बी पॉइंट ए, इट बी पॉइंट बी। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट।
तो हम करेंगे कैसे, सपोज कर लो कि इसके यहाँ कोई और स्टार है या प्लेनेट है, ठीक है, जो भी आप ले स्टार सपोज कर लो कोई और स्टार है। तो मैंने क्या किया, उसे यहाँ से देखा, ठीक है, और इसके सामने ये स्टार है, इसे यहाँ से फोकस किया, और ये एंगल जो है वो आप यहाँ पे देख लोगे कि कितना एंगल है, लेट इट बी θ1। देन नेक्स्ट हम अपने बी पॉइंट पे गए, तो वहाँ से हमने लेट्स से इट इज S1, तो मैंने यहाँ से एक और जो स्टार था उसे फोकस किया S2, ठीक है, लेट इट बी स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट स्टार, स्ट्रेट मतलब बी पॉइंट से बिल्कुल सीधा जो स्टार है उसे फोकस किया, तो यहाँ से इसे फोकस किया तो इट विल बी θ2। स्टार नहीं भी है तो आप क्या है कि बिल्कुल सीधा फोकस कर सकते हो ताकि हम ये एंगल जो है वो देखने कितना बनता है। Let's say I am joining this line with O, okay, now as you see from this figure, these two are the parallel lines, AS1 and OS, these two are the parallel lines, so if that is θ1, it is also θ1, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं, देन दीज टू बिकम द अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल इसके इक्वल है। सिमिलरली इफ दैट इज θ2, these two are again parallel, then that is also θ2, and these two are my observational points, so I can calculate the distance between them, that is the basis and represented by b। तो इस तरह से मैंने क्या किया, बेसिस को कैलकुलेट कर लिया, इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो जो θ1 θ2 एंगल है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, okay, using the formula theta is equal to arc upon radius, it will give me, instead of theta I will take that θ1 plus θ2, okay, then that is my arc, actually that can be the straight distance, okay, तो आपको ये ऐसे मतलब थोड़ा कर्व नहीं नजर आएगा, स्ट्रेट नजर आएगा, तो हम इसको एक थोड़ा सा कर्व मान के चलेंगे, ठीक है, that straight line can be imagined like a curve, okay, so that basis that will act as a arc, okay, तो ये arc की तरह एक्ट करेगी, तो मैं इसको ये डिस्टेंस ए बी लूँगी। तो मैंने करना क्या है, रेडियस कंसिडर करना है, ठीक है, तो रेडियस हम किसे कंसिडर करेंगे, ये एस से ये जो डिस्टेंस है एस ओ है, देखो ये मैंने आर्क कंसिडर की, तो अगर मैं इस सर्कल को पूरा करूँ ऐसे ही पूरा होगा ना ये सर्कल, तो इसके लिए मैंने क्या है, एस को क्या मानना है, एस को सेंटर मानना है, तो एस अगर सेंटर है, ठीक है, तो एस ए एस बी या एस ओ हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इस कर्वेचर को इग्नोर किया है, ठीक है, क्योंकि ये जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं इनको हम अप्रॉक्स फाइंड करते हैं, ठीक है जी, इसको हम मतलब एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, अप्रॉक्स फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि मैंने ये जो डिस्टेंस लेना है रेडियस, ठीक है जी, लेट्स से इट इज़ डी, ठीक है, तो ये डी ले लेते हैं कि सब जगह पे क्या डिस्टेंस है, डी है, रेडियस क्या होता है इक्वल, लेट इट बी डी। नाउ दैट θ1 plus θ2 is equal to arc is b upon d, it implies d can be calculated as b upon θ1 plus θ2, ओके। तो ये क्या है, पैरालेक्स मेथड है। पैरालेक्स है क्या कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखें, ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो हम अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट से देखें, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से देखें, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली शिफ्ट हुई नजर आएगी, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज नोन एज पैरालेक्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेदर दैट इज अ लेफ्ट आई और राइट आई, इन दोनों का डिस्टेंस, और इफ यू टेक द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उनका जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बेसिस। देन हमने करना क्या है, कोई फार अवे ऑब्जेक्ट लेना है, लेट से मैंने एक स्टार कंसिडर किया, स्टार प्लैनेट आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने एक स्टार कंसिडर किया एस, तो उसको मैंने सरफेस ऑफ अर्थ से देखना था वो कितना दूर है, उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना था, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने ए बी 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, तो ए बी से मैंने क्या देखा कि उसका जो एंगल है वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया θ1 plus θ2,
ओके, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा हमने फाइंड कर लिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। देन सिमिलरली जो ए बी डिस्टेंस है, ठीक है जी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड रेडियस जो है वो हमें कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो दैट इज द पैरेलैक्स मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, which is used to calculate the large। वैसे तो बहुत से methods हैं हमारे पास large distances को calculate करने के लिए, but we will discuss only the important methods जो हम practically use भी करते हैं और जो important methods हैं, ठीक है जी। Then next important method जो है हमारा, that is the third one method, that is the echo method। that is the echo method। इको मेथड में क्या देखते हैं हम कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इको क्या है। इको है क्या, वैसे तो ये वर्ड आपने पढ़ा ही होगा, व्हाट इज इको। इको है क्या, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। ओके, रिपीटिशन ऑफ साउंड कब रिपीट होती है, ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो जाए जब फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल कह लीजिए, हार्ड सरफेस कह लीजिए, ठीक है जी। जब क्या है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके किसी हार्ड सरफेस से या ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ठीक है, देन इट विल फॉर्म इको, ठीक है। तो दैट यू नो कि इको जो है वो क्लियरली अगर हमने इको जो है उसको हर्ट करना है तो उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा मतलब सोर्स है, सोर्स का डिस्टेंस जो है ऑब्स्टेकल से मिनिमम 17 मीटर का होना चाहिए। ये अपनी छोटी क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, जहां आपने ये इको कंसेप्ट पढ़ा होगा इन योर 8th 9th क्लास। तो वहां आपने ये इको को डिस्कस किया था, तो वहां आपने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर का चाहिए अगर आप अपनी इको को क्लियरली हर्ट करना चाहते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जो इको मेथड है इसे हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि मेरे पास ये एक क्लिफ है, ठीक है, ये एक क्लिफ है, तो मैंने करना क्या है, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसका डिस्टेंस जो है इस, लेट्स से कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने, दैट इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने यहाँ से क्या करना है, इस ये जो क्लिफ है इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इको मेथड यूज कर सकते हैं। इको मेथड यूज कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली क्या है कि यहाँ आप एक सोर्स रखोगे, ठीक है। फर्स्टली यू मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ साउंड विच प्रोड्यूसेस द साउंड वेव्स, ओके। तो दैट यू नो कि साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग मीडियम में वो हमने स्टैंडर्डली कैलकुलेट की है कि कितने टेम्परेचर पे साउंड वेव की कितनी वेलोसिटी होती है। देन यू कैन रिकॉर्ड द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट दैट टेम्परेचर। देन आप वेलोसिटी को क्या है रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। दैट मीन वेलोसिटी जो है इट इज गिवन टू यू, ठीक है, ये आपके पास है कि आप कितनी वेलोसिटी से आपने ये साउंड वेव जो है वो यहाँ पे भेजी है। Then that is the cliff, okay, so that is a hard obstacle. Then after reflection from this cliff the sound waves reflect back, okay, तो ये reflect back होके यहाँ पहुँचती हैं, ठीक है जी। Then here is a device, okay, which record time, हमने मतलब क्लॉक रखा है, रिकॉर्ड्स टाइम, ठीक है, डिवाइस है, रिकॉर्ड मतलब क्लॉक ही है वैसे, ठीक है। तो मैंने क्लॉक रखा है जो टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज इन बिल्ट इन दिस, ठीक है। तो ये सोर्स ने पहले साउंड वेव को यहाँ पे सेंड किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब साउंड वेव इसके पास पहुंची तो इसने वो टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि कितना टाइम लगा। वेलोसिटी हमें पता है, टाइम जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ दैट इज द डिस्टेंस d, तो हमें d फाइंड करना है, ठीक है। एंड दैट यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू नॉट वेलोसिटी, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द टाइम रिकॉर्डेड हेयर दैट विल बी ट्वाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक जाने का टाइम है, एक इसके वापस आने का टाइम है, तो ये जो टाइम है जो रिकॉर्ड हो रहा है वो ट्वाइस हो गया। अगर ये टाइम जो है वो ट्वाइस हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो भी क्या आएगा, ट्वाइस आएगा। तो यू कैन यूज दिस मेथड कि आप टाइम को क्या कर लो,
जितना टाइम आया, सपोज कर लो आपके पास टाइम जो है वो 4 सेकेंड आ रहा है, तो आप उसका हाफ कर लो। ठीक है, तो हाफ करके आपके पास 1 साइड का टाइम निकल गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप इसको 4 सेकेंड ही पुट करोगे तो आपका डिस्टेंस भी क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, तो डी को कैलकुलेट करने के बाद उसे हाफ कर दो। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने करना क्या है, आपने डी को हाफ कर लेना है बाद में। ठीक है, या फिर आप टाइम को पहले ही हाफ करके यहाँ पे फिल कर दो। then velocity is equal to distance upon time, then distance is equal to velocity into time. As you know the speed here, speed of sound here, then also you will record the time here, then after calculating the time half कर देंगे इसका, then that will give you the distance t. okay, अगर आप हाफ नहीं करते हो तो ये क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा that will be 2d. okay, तो आप उसके बाद में इसका हाफ कर लो। ठीक है, बेटर है आप टाइम को पहले ही हाफ कर लो। ठीक है, then that is the echo method which is used to find the distances, and that you know echo method that is also used in case of aeroplanes and ships. तो echo method को हम aeroplane and ships में भी यूज करते हैं, जो हमारा सी बेड है, ठीक है, जो समुद्र तल है, उसको फाइंड करने के लिए कि वो जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए सपोज कर लो कि ये हमारे पास क्या है, एक ठीक है शिप है, तो ये हमारे पास क्या है, सी का जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, वो ये है। तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या है कि एक सोर्स है, सोर्स जो है वो क्या करेगा, साउंड वेव को ऐसे भेजेगा। ठीक है, साउंड वेव को ऐसे भेजेगा। ठीक है, तो वैसे तो कहने को तो यही है कि हाँ साउंड वेव एज इट इज रिफ्लेक्ट होके सीधा यहाँ जाएगी, पर सीधा नहीं जाएगी, दैट यू नो कि थोड़ा सा डायफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, वेव का। तो क्या देखते हैं, ये नीचे आई, देन उसके बाद क्या है कि ये ऐसे जो है वो वापस चली गई। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके ये वापस चली गई। ठीक है, देन इट विल डिटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कितनी वेलोसिटी से आई है, वेलोसिटी आपको पता होगी। ठीक है, कि इस मीडियम में साउंड कितनी वेलोसिटी से जाएगी। देन नेक्स्ट जो हो टाइम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस टाइम का हाफ कर देंगे। देन बाय यूजिंग v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन इट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू v into t, then you will half the time which is recorded here, you will do half the time, then d is equal to v into t by 2. Then that is the method which is used in case of ships, and that is also known as sonar device. क्या कहते हैं इसे, सोनार, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, पढ़ा हुआ आपने कहीं ना कहीं से। ठीक है, सोनार जो है हम यूज करते हैं इन केस ऑफ शिप्स। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है, इसे हम यूज करके ये जो डिस्टेंस है उसे फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव रडार। रडार मेथड भी आपने पढ़ा होगा कि रडार जो है वो क्या है, हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एरोप्लेन्स, एंड दैट इज द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, इन केस ऑफ ये जो एरोप्लेन है, ठीक है, इसमें क्या रेडियो डिटेक्शन क्यों आया, क्योंकि इस केस में जो साउंड वेव है वो लो फ्रिक्वेंसी की हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या है, रेडियो वेव्स यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि हम जो है वो एरोप्लेन की जो पोजीशन है एग्जैक्टली वो डिस्टेंस जो है उसका, ठीक है, अर्थ सरफेस से वो क्लियरली हम वहाँ पे मेजर कर सकें। तो उसके लिए क्या है, हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं ताकि हमारा सिग्नल वीक ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा इको मेथड। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर है जी हमारा लेजर मेथड। ठीक है, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसका बेसिक कंसेप्ट यही है, दैट इज द लेजर मेथड। ठीक है, तो लेजर मेथड में भी हम यही करते हैं। लेजर दैट यू नो कि लेजर एक डिवाइस है जो हमारे पास क्या है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है उन्हें जनरेट करता है। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट देता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव देता है। ठीक है, दैट इज अ लेजर विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव।
ओके। तो लेज़र जो है इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या है लेज़र लाइट से क्या है कि जो सिग्नल है उसे सेंड करेंगे, जो ऑब्स्टेकल है जिसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। सपोज कर लो इसे हम यूज़ करते हैं वैसे, है ना, कोई हमारे पास कोई सॉलिड है उसमें कोई डिफेक्ट है उसके लिए, है ना। तो क्या है कि ये जो लेज़र है, ठीक है, ये लाइट जो है जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, ठीक है, देन वी विल रिकॉर्ड द टाइम, ठीक है। टाइम जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। देन लेट्स से दिस t डैश दैट इज इक्वल टी वाई। आपको पता होगी कि आपके पास कितनी है लेजर लाइट की, देन दैट यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन दैट विल गिव यू distance is equal to velocity into time, then that is v into t by 2. Similarly you will use a laser method, okay, which is also used to calculate the blockage in case of water pipes विच आर अंडरग्राउंडेड, ठीक है जी। अंडरग्राउंडेड अगर वाटर पाइप में कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी हम ये जो मेथड है, ठीक है, उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट मेथड थे जिसमें हमने क्या है इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया डिस्टेंसेस को। तो ये सारे लार्ज डिस्टेंसेस के लिए थे। तो in the upcoming video we will discuss about the methods which are used to find the small distances, indirect method which are used to find the small distances। तो उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए, वीडियोस को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड you can also follow me Instagram and Facebook also. The link is given in the description box.